आज हम ले रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और ये बेसिकली दो थ्योरम्स होती हैं, रोल्स थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम, राइट। सो एंड वी कैन से दैट दिस लाग्रांज थ्योरम इज अ मेन पैरेंटल थ्योरम, और थ्योरम तो एक ही है, राइट। दैट इज द लाग्रांज थ्योरम। होता क्या है कि ये पैरेंटल थ्योरम है और एक रोल्स थ्योरम बनती है वन ऑफ द केस ऑफ द दिस रोल्स थ्योरम। So this Rolle's theorem becomes the one of the case of for the Lagrange theorem. So mainly the Lagrange theorem is the main theorem, right? तो उसको हम, लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे बुक्स में सब जगह रोल्स थ्योरम को ही पहले हम लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं रोल्स थ्योरम ही लूंगा और उसके बाद में हम लाग्रांज थ्योरम पे जाएंगे। और इसमें रोल्स थ्योरम में जो भी स्टेटमेंट है इसकी वो ले लेते हैं पहले। और एक और चीज देख लीजिए आप कि जो लाग्रांज थ्योरम है उसको हम बोलते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो दोनों थ्योरम्स में बेसिकली मीन वैल्यू निकालनी होती है। मीन वैल्यू यानी कि दो जो वैल्यूज जिनके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल दिखाएंगे हम, दो वैल्यूज गिवन होंगी, वो इंटरवल गिवन होगा, उसके इंटरवल का एक बीच का वैल्यू हम निकालेंगे। सो इंटरमीडिएट वैल्यू हम उसके बीच की निकालते हैं, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज द मीन वैल्यू। दैट्स वाई दोनों थ्योरम्स को मिक्स करके आप बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो पहले हम रोल्स थ्योरम ले लेते हैं। देखिए, इफ एनी फंक्शन, any real valued function, any real valued function fx is such that, now that function is such that he says that fx is such that it is defined from a to b to r, means that function is defined from a to b, दिस इज द क्लोज इंटरवल। मतलब ये डोमेन में ये वैल्यू जाएगी और ये इसकी रेंज में वैल्यू जाएगी। तो ही इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम, ये उसकी पूरी स्टेटमेंट चल रही है। देखिए रोल्स थ्योरम में उसने रोल्स, जो भी मैथमेटिशियन है उसने क्या स्टेटमेंट में क्या क्या चीजों को डाला है, उन पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे और उन पॉइंट्स को लेके ही आपको आगे वर्कआउट करना है। देखिए थ्योरम का यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें जो जो पॉइंट्स को बोला होता है, कभी उस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आता है तो आपके सामने ये बोलता है कि चेक कीजिए कोई फंक्शन है उसकी कंडीशन साथ में दी हुई है, एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस दिस फॉलो द रूल्स थ्योरम और नॉट। तो वो हम जो हमारे स्टेटमेंट की कंडीशंस हैं उनको सबको देखेंगे और चेक करेंगे कि ये रोल्स को थ्योरम को ये वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। उसमें जितने भी स्टेटमेंट के जो पॉइंट्स आएंगे उनको आप उस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए वेरीफाई कर दोगे। या फिर कभी उल्टा क्वेश्चन भी आता है, वो बताऊंगा किस तरह से आता है। पहले हम ये बात को ले लें, इफ एनी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज दैट, नो एफ एक्स इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी टू रियल आर, और ये आपका डोमेन हो गया, इसी में ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है सच दैट, this is the first condition for the Rolle's theorem, fx is continuous on x belongs to a to b। मीन्स क्लोज इंटरवल में ये चाहता है कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये चाहता है कि पहली कंडीशन ये हो कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो इन द क्लोज इंटरवल, राइट। सेकंड कंडीशन देता है कि fx इज डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंग्स टू a टू b। अब देखिए ये कंडीशन इसने क्यों प्लेस की इसमें, कि सेकंड कंडीशन में बोल दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑन x बिलोंग्स टू a टू b, ओपन इंटरवल में उसको डिफरेंशिएबल दिखा रहा है। तो ये इट मींस देयर इज नो शार्प टर्न इन द कर्व एनीवेयर, बिकॉज कंटिन्यूटी हो ही गई है। और दूसरा क्या हो गया, फंक्शन को बोलता है डिफरेंशिएबल हो गया। तो आप इस बात को समझो ध्यान से कि जब वो सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल ऑन द एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मीन्स कर्व में कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं है और
कर्व एक स्मूथ वे में चल रहा है बिटवीन ए टू बी। और थर्ड कंडीशन ये प्लेस कर देता है, थर्ड कंडीशन से पहले एक और बात बता दूं यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। इसने बोला ना एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब डिफरेंशिएबल ही होता है। तो ये एक दूसरी लैंग्वेज है, ये भी सेम पॉइंट है और ये भी वही बात है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब डिफरेंशिएबल है ऑन द एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो रोल्स थ्योरम की डिमांड है वो ये है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट at least a point C। देखिए तब एक कोई पॉइंट होगा, पॉइंट मतलब x की वैल्यू है, ये इस तरह से लाई करेगा, then there exists a point C such x belong that C belongs to A to B, कि वो जो पॉइंट होगा, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब वो इंटरवल की बात कर रहा है तो इंटरवल किसके हैं, ये वैल्यू x की है। यहाँ पे अगर इस केस में नहीं लिखा गया है तब भी आप समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये आपका c जो बोल रहा है, c जो कि x की वैल्यू है, दैट विल लाई बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच में वो कहीं लाई करेगी, है ना। सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू a टू b, c जो कि a से b के बीच में लाई करेगा, है, such that f dash c equals to 0। तो देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, वो रोल्स थ्योरम में ये कहना चाहता है कि वो तब एक एक पॉइंट सी इस तरह से लाई करेगा कि जो सी ए और बी के बीच में होगा, उस केस पे डेरिवेटिव की वैल्यू, अब इस पॉइंट को आप देखिए ध्यान से कि इसमें बोल रहा है कि डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे 0 होना। आज इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स करते ही तुरंत हमें ये बात का ख्याल आ जाना चाहिए कि दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, दैट इज द टेन थीटा। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, टेन थीटा का वैल्यू 0 हुआ। टेन थीटा का वैल्यू 0 का मतलब ये है कि ऐसी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं जो दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसी को बात को मैं जो अभी ये थ्योरम पूरी हो गई, रोल्स थ्योरम में उसने 3 स्टेटमेंट दिए थे, रोल्स ने बोला कि एफ एक्स जो है रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, फ्रॉम ए टू बी टू रियल हो, ठीक है। फर्स्ट एज पर इज स्टेटमेंट मीन्स ये तीनों चीजों को वेरीफाई वो करेगा तो उसमें एफ डैश सी 0 आ रहा है होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में, या उसको बोल सकते हैं एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, राइट। तीसरी कंडीशन रोल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ए से बी के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एफ ए इक्वल टू एफ बी निकलना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। वो भी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि एफ ए इक्वल टू एफ बी का क्या मतलब है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट पॉइंट सी, दैट पॉइंट दैट शुड लाई बिटवीन ए टू बी, और वो इस तरह से होगा कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, एंड दिस इज द रोल्स थ्योरम, राइट। अब देखिए इसी बात को हम जो है ज्योमेट्रिकली बात को समझेंगे कि क्या मतलब है, ऐसा बोलने का क्या मतलब है। रोल्स ने ये जो थ्योरम दी है और ये स्टेटमेंट दिए हैं, ये तो आपको तीनों बातें तो अच्छी तरह से याद हो ही जाती हैं। तो अभी इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे क्या होता है। देखिए ज्योमेट्रिकली इस बात को समझेंगे ऐसा कि रोल्स थ्योरम ने जो स्टेटमेंट दिया वो कैसा क्या मतलब है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसा है, फंक्शन कंटिन्यूस बोल रहा है ए से बी में हो, तो उसमें ये ग्राफ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों पॉइंट्स पे। लेट्स से दिस इज द ए पॉइंट, ए कॉमा 0 पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है।
तो इस जगह पे जो पॉइंट लिखेंगे इसका b0 लिखेंगे, तो इसमें जो वैल्यू है यहाँ पे ये आएगी, दोनों वैल्यूज आएंगी एफ ए। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे a कॉमा एफ ए। देखिए कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहोगे आप यहाँ पे तो a एफ ए लिखोगे। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है आपका, y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व गिवन है, राइट। और इस कर्व पे ये पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू a, ये जो कॉर्नर का पॉइंट है इसी का कोऑर्डिनेट्स लिखे जा रहे हैं a, और उसकी y की वैल्यू हो गई एफ ए। इसी तरह से ये पॉइंट होगा b एफ बी। और देखिए दोनों को हमने क्या किया है, दोनों का जो रिजल्ट वैल्यू है वाई एक्सिस पे वैल्यू इसकी सेम दिखा रहे हैं, इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। सो रोल्स थ्योरम को ये क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। कंटिन्यूस बना दिया था, और कंटिन्यूस बना दिया तो अब डिफरेंशिएबल की बात अगर करना चाह रहा है तो स्मूथ कर्व है, डिफरेंशिएबल तभी है जब वो स्मूथ कर्व है। ए से बी के बीच में एक्स इक्वल टू ए और बी के बीच में कर्व को ड्रॉ किया है, तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि एक पॉइंट होना चाहिए, दैट पॉइंट शुड बी, तो उस जगह पे एफ डैश सी। देखिए याद कीजिए जो रोल्स थ्योरम का लास्ट वाला पॉइंट है वो कंडीशन बोलता है कि अगर वो तीन कंडीशंस को फुलफिल कर दे तब क्या होना चाहिए, एफ डैश सी जीरो होना चाहिए। तो हो गया एफ डैश सी जीरो। अगर ये कर्व स्मूथ है और सारी बातें हैं तो देयर विल बी डेफिनेटली एन पॉइंट। तो देखिए हम यहाँ जैसा कि डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इसमें ये पॉइंट दिखता है हमें x इक्वल टू सी पॉइंट है, और इस पे एफ डैश सी की वैल्यू जीरो जा रही है। जीरो मीन्स दैट टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर द कर्व। दिस, इसका मतलब ये होता है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब टेंजेंट लाइन is parallel to x एक्सिस, ये मतलब है इसका। क्योंकि जब पैरेलल होगी तो उसका स्लोप उसका स्लोप जीरो होगा और वो जीरो एंगल बना रही होगी टेंजेंट लाइन, यही हो गया। देखिए पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज मेकिंग द जीरो एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे कर्व को अलग अलग तरह से बना के हम समझ सकते हैं। कर्व ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का भी कर्व बना दिया जाता है, तो ये कर्व इस तरह से है। और कर्व इसको उल्टा भी ले लो तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये पॉइंट है आपका ए जीरो, ये दूसरा पॉइंट बी जीरो ले लें, ठीक है। तो इसकी जो हाइट हमने सेम रख दी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ए एफ ए हो गया। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व होता है, तो x का वैल्यू ए पुट कर देते हैं, x की वैल्यू ए पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू एफ ए मिलेगी, इसलिए कोऑर्डिनेट ए एफ ए लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये हो जाएगा, बी एफ बी हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब आप देखिए दोनों का सेम हाइट है तो ये तो बात बराबर होगी, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी। हम इस बात को भी वेरीफाई कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कहना कि मतलब ये इट इज फॉलोइंग द थर्ड स्टेटमेंट आल्सो देन देयर एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट बनाया जा सकता है जो कि एक लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट जो है सी हो सकता है, दिस कैन बी द सी कॉमा जीरो, और ये वही लाइन है, इसका जो एफ डैश सी जीरो होगा, मीन्स दैट टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। और कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें रोल्स थ्योरम का मैंने वो स्टेटमेंट हटा दिया, आपको याद होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, he says that at least one point, it means there can be more than one point also, it can be more than one point also। तो वो कैसे हो सकते हैं, देखिए ये वाली डायग्राम भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से जो है, ये देखिए इट कैन बी लाइक दिस, ये x इक्वल्स टू a हो गया आपका, एंड दिस इज लेट से x इक्वल्स टू b, ये f a इक्वल टू f b तो हो रहा है कर्व, एंड हियर देयर आर द थ्री पॉइंट्स। सी इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट आ रहा है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट आ रहा है, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट आ रहा है। सो इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं लेट से दिस इज द C1 पॉइंट, लेट से दिस पॉइंट इज C2 एंड दिस पॉइंट कैन बी सेड एज द C3। इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा पॉइंट भी हम ले सकते हैं, उसमें थ्योरम में स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन पॉइंट, सो यू कैन टेक मोर देन वन पॉइंट, सो
इट कैन बी देयर, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम व्हाट कैन बी देयर, इट कैन बी मोर देन वन पॉइंट्स। सो इट, यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट दिखा दिए, यहाँ पे 1 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट वाला भी बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम। और इसके बाद हमें देखना है एल्जेब्रिक। अब देखिए एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन को तो हम डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एक आता है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, बिकॉज द कर्व इज गिवन, इट इज गिवन कंटिन्यूस और एफ ए इक्वल टू एफ भी दे देता है, तो हम इसमें जो बेसिकली ये जो चीज लिखते हैं एफ डैश इक्वल टू 0, है ना, तो हम इसको एफ डैश इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो बोलेंगे देयर इज अ रूट्स रूट्स ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे, एंड दैट इज कंसिडर्ड इनटू द एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम। सो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज न रूट्स ऑफ डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स, और उसमें जैसे ही एफ डैश एक्स में सी पुट किया तो वो उसकी वैल्यू को किसके इक्वल दे रहा है, इसके वो दे रहा है उसको इक्वल टू 0 ऑल्सो, राइट। तो आप क्या बोलोगे इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को दूसरे तरह से बोला जा सकता है, ये ज्योमेट्रिकल है, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए यही बातों को, खाली बात को अलग अलग तरह से कहने का तरीका है। पॉइंट वो एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, लेकिन ज्योमेट्री से हमने बोला कि इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। इस स्टेटमेंट को हम ज्योमेट्रिकली कह चुके हैं। अब इसी बात को मुझे यहाँ पे बोलना है, वो बोलना है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में। तो अब हम ऐसा बोलेंगे एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव हो गया उसका, और एफ डैश एक्स कुछ भी फंक्शन हो, उसमें जैसे ही उसने सी पुट किया तो वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू कब 0 होती है, जब वो उसका रूट्स हो, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। तो अब देखिए फिर लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, देयर इज अ रूट्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अगर कोई रोल्स थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, और ए से बी में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, देन देयर विल बी रूट्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन आल्सो। सो सी पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। इट इज एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये हमारे रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, देखिए, और उसको मैंने समझा दिया। अब मैं एक यही हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी। पहले मैं चाह रहा था हालांकि दोनों थ्योरम्स को हम स्टडी कर लेते हैं, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये थ्योरम जो है बहुत क्लियर हो जाए। फिर हम जाएंगे इसके लाग्रांज थ्योरम पे, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, शॉर्ट में LMVT भी बोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो उस LMVT पे हम जाएंगे, बट फर्स्ट आई वांट टू टेक वन एग्जांपल ऑन द रोल्स थ्योरम। तो ये एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं अभी। नॉट एग्जिस्ट मीन्स दैट सी पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। क्वेश्चन में कई चीजें पूछी जा सकती हैं, सी वाला पॉइंट पूछ सकता है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है, कोई फंक्शन देके उसको पूछ सकता है। अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई भी होती हो, फंक्शन भी गिवन हो, सी पॉइंट भी दिया हुआ, तो फिर एक कोई अननोन वैल्यू भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो पूरा थ्योरम को आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली यदि पता है, तो उससे रिलेटेड कोई आगे पीछे से कोई भी चीज पूछेगा, साइड से कुछ पूछे, पीछे से कुछ पूछे, या ऊपर से पीछे नीचे से कुछ पूछे, सब बता सकते हो आप, क्योंकि आपको रोल्स थ्योरम पता है, उसका सारा हर चीज पता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानते हैं, उसका हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जानते हैं, रोल्स थ्योरम को खुद को जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सारी बातें उसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये बोल रहा है इफ रोल्स थ्योरम इज अप्लाइड फॉर द फंक्शन गिवन है ऑन द x बिलोंग्स टू a to b, दिस इज आल्सो गिवन, और c भी बोल रहा है कि c बिलोंग्स टू a to b विल बी, तो c बोला इसमें कौन सा होगा, जनरल में क्वेश्चन दिया हुआ है, और अब हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। इसको डेरिवेटिव कर लेंगे, क्योंकि रोल्स थ्योरम अप्लाइड बोल रहा है, रोल्स थ्योरम लग रही है, वो चेक नहीं करनी है, वो कह रहा है कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो, अगर लगती हो,
तो आप सी बता दो, बस सी आप निकाल के बताओ, ठीक है। बाकी उसका वो उस पे हमारी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है कि ये इस पे रोल्स थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही, वो बोल रहा है कि यदि लगती हो तो, if your is Rolle's theorem is applied for, right, on this function from x to a to b, then c will be, तो c क्या होगा उसको c चाहिए, डेरिवेटिव करेंगे भाई, है ना। इसमें x माइनस ए टू द पावर m बाहर निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे n इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स माइनस ए बी, एक्स माइनस ए, ये b वाला पोर्शन है, सो x माइनस बी टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा, सेकेंड टाइम x माइनस बी टू द पावर n आउटसाइड, और इसका आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस वन। सो as per the Rolle's theorem that f dash c value should be zero, f dash c जीरो होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने f dash x निकाला है उसको जीरो रख के हम c निकालने की कोशिश करेंगे, c देखेंगे कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो f dash x को जीरो रख देते हैं, सो ये कंडीशन रही, दिस इज n इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस वन प्लस m इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस वन इक्वल टू जीरो, रख दिया। अब देखिए किस तरह से आएगा, वो पॉइंट वही है इसमें मेन, है ना। तो अब इसमें मैक्सिमम आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन एक्स माइनस ए की पावर m माइनस वन है, यहाँ पे m पावर है मैक्सिमम, तो हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसमें x माइनस ए टू द पावर m माइनस वन कॉमन में निकाल देंगे इसमें से, x माइनस ए में से, और x माइनस बी में से देख लीजिए, इसमें x माइनस बी में से भी n माइनस वन पावर कॉमन निकल जाएगी, तो यहाँ बचेगा n इंटू इसमें से एक पावर बचेगी n x माइनस ए की, प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस बी का भी एक पावर बचेगा इक्वल टू जीरो, राइट। और ये जब कंडीशन आ चुकी है, ये कंडीशन लिख के अब हम c निकालना चाह रहे हैं, c क्या होगा, इसको हम कंडीशन को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लिख दीजिए जीरो, इसमें ये जो फैक्टर है x माइनस ए का पावर m माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ये x इक्वल टू ए देगा, तो ये तो लाई करता नहीं है। देखिए रोल्स थ्योरम याद कीजिए, उसमें जो c पॉइंट होता है वो ओपन इंटरवल में से a b के बीच में लाया करना चाहिए, c का वैल्यू है c बिलोंग्स टू a टू b होता है। इसी बात को हम दूसरी तरह से ऐसे भी तो जानते हैं, देखिए दैट शुड लाई बिटवीन b टू a, c बिलोंग्स टू a टू b का मतलब c लाइज बिटवीन a टू b, a से b के बीच में लाया करता है, तो वो एग्जैक्टली a वैल्यू नहीं ले सकता, एग्जैक्टली b वैल्यू नहीं ले सकता, तो x इक्वल टू a आंसर तो हो नहीं सकता है, ऐसे ही आपका b आंसर नहीं होगा। ये अगर इसको मैं जीरो प्लेस करूंगा तो ये x इक्वल टू b देगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए आप तीसरे वाले फैक्टर पे, तो इसमें से आप इसको ओपन कर देते हैं, nx माइनस na, इसमें से हम x निकालेंगे, x निकालेंगे जो c बनेगा, और उसको चेक करेंगे कि वो जो c है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सो देखिए nx माइनस na प्लस mx माइनस mb इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लें तो m प्लस n हो गया, और इसको मैं उधर ले जाऊं mb प्लस na, और x की वैल्यू हो गई mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो देखिए ये जो x की वैल्यू आई है, क्या आई है, x की वैल्यू, अब आपको एक नई बात वापस बतानी पड़ेगी। 11th में हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है जैसे दो पॉइंट्स होते हैं, तो बीच में अगर पॉइंट है m/n में अगर दो पॉइंट है, ये वाला x1 y1 पॉइंट हो और x2 y2 हो, तो उस जो इंटरनली डिवाइड करता है x वाला पॉइंट वो होता है m, इसमें लिख रहा है mb प्लस na, ठीक है ना, mb प्लस na। तो इसको चलिए वेक्टोरियली अगर लिख दे, सीधा वेक्टोरियली लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया। तो ये मान लीजिए a वेक्टर है, b वेक्टर है, और इसको एक c वेक्टर डिवाइड कर रहा है m/n में, तो c वेक्टर के उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखते थे, वो लिखते थे mb
एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये सी क्या आ रहा है, सी उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनली यदि डिवाइड कर रहा है सो डेफिनेटली वो कौन सा पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन में वो दोनों पॉइंट्स के ए और बी पॉइंट के बीच में कोई सी पॉइंट होगा, तभी वो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा उसमें और डायरेक्टली एम प्लस एन लगा दोनों में, राइट। सो व्हाट इज देयर, देखिए यहाँ पे ये इट इज डिवाइडिंग इंटरनली एंड दैट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू सी ऑप्शन। अल्टीमेटली हम यही बात कहना चाहते हैं कि वो पॉइंट क्या होगा, ये सी ऑप्शन वाला होगा, दैट पॉइंट विल बी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में एलएमवीटी बोलते हैं, एलएमवीटी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो एलएमवीटी के अकॉर्डिंग जब हम रोल्स थ्योरम की सारी बात समझ चुके हैं तो एलएमवीटी मैंने शुरू में एक बात बोली थी आपको कि ये पेरेंटल थ्योरम है, ये मेन थ्योरम है और इसी का एक केस बनता है जो रोल्स थ्योरम बनता है। ये लाग्रांज और रोल्स ये दोनों मैथमेटिशियन रहे होंगे, तो पहले लाग्रांज ने ये थ्योरम दी थी, ठीक है, लाग्रांज ने पहले थ्योरम दी, फिर रोल्स ने उसमें एक कंडीशन लगा के एक केस बना के उसने अपनी एक थ्योरम निकाल दी, तो उसका नाम बन गया रोल्स थ्योरम। तो मेन थ्योरम कौन सी हुई इसमें, लाग्रांज की हुई मेन थ्योरम, लाग्रांज ने मेन पॉइंट बोला था, लेकिन क्या हुआ, रोल्स ने उसका एक केस बना के अपनी थ्योरम एक बना ली, तो वो रोल्स थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मेन थ्योरम यदि कहा जाए कौन सी है तो वो लाग्रांज थ्योरम ही है और उसका एक केस बनती है रोल्स थ्योरम, उसका एक केस बनता है रोल्स थ्योरम। तो हम अब ये मेन थ्योरम हम ले रहे हैं, इसी को मैं बोलता हूँ कि मेन पैरेंटल थ्योरम यही है ही है वो, तो ठीक है ना, तो उसको हम ले लेते हैं। लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function defined on x belongs to a to b, that function real valued बोल दिया तो function इस तरह का है f x is such that it is from a to b to real number तक जा रहा है, defined on x belongs to a to b such that, अब देखिए यहाँ पे ये सच दैट करके कंडीशन लगाता है, लाग्रांज मेन कंडीशन लिखता है सच दैट, वही कंडीशंस हैं, सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, तो क्लोज इंटरवल में उसको कंटिन्यूअस बोलता है एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल हो, मतलब एंड पॉइंट्स पे बात नहीं लेना है। बोला एंड पॉइंट्स पे क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों, दो स्टेटमेंट क्यों बनाने पड़े, क्योंकि एंड पॉइंट पे फिर जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे ले नहीं सकते हैं, तो इन बिटवीन ये दिखाने के लिए कि बीच में जो है कहीं शार्प टर्न नहीं है और कर्व कंटिन्यूस भी जा रहा है, तो उसने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए दो स्टेटमेंट, आप इस बात को भी हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट क्यों दिए हैं इसने, ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोला मतलब ऐसा हो सकता है कुछ फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, जैसे ये फंक्शन है, आपको दिखाता हूँ मैं कि एक कोई पॉइंट फंक्शन है कंटिन्यूस है, ये हो गया साहब आपका ए हो गया, ये बी हो गया, अब इस बीच में ये कंटिन्यूस तो हो गया, इस बीच में ये शार्प टर्न ले रहा है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमें वो जो तीसरा पॉइंट है कि हम बोलते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू सो एंड सो, वो नहीं बोल सकते, है ना, तो इसलिए इसने क्या करना पड़े, इसको दो स्टेटमेंट बोलने पड़े, दूसरे में ये भी बोलना पड़ा कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल अगर होगा ये वाला स्टेटमेंट होगा तो ये पॉइंट नहीं होगा, फिर वो ऐसा हो जाए कि ये स्मूथ कर्व होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में उसको स्मूथ कर्व होना पड़ेगा, तब वो फिर आराम से बोल सकता है कि हाँ देयर कैन बी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन बना सकते हो जो जिसपे कि एफ डैश सी की वैल्यू सो एंड सो, जैसे रोल्स थ्योरम में हमने बोला था एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें एफ डैश सी की वैल्यू कुछ डिफरेंट लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो ये चीज दो स्टेटमेंट बनाने का कारण समझ में आता है कि क्यों
दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया, बोला पहले कंटिन्यूस है क्लोज्ड में और फिर बोलना पड़ा इसको डिफरेंशिएबल है ए टू बी में, राइट। सो देखिए स्टेटमेंट वापस देखते हैं। एफ एक्स विद द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी, या हम बोल सकते हैं एक और दूसरी तरह से एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट every point on x belongs to a to b, a to b ओपन इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता हो का मतलब टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हो, और टेंजेंट लाइन यदि बनाई जा सकती हो तो उस पर शार्प टर्न नहीं होगा, स्मूथ कर्व होगा, इस बीच में कहीं टूटा फूटा नहीं होगा, तो आप आराम से उस पर टेंजेंट लाइन बनाओ, यही बात वो चाहता है, ठीक है ना। सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, then there exists at least a point C, वो पॉइंट C है, such that C belongs to A to B, वो पॉइंट किस तरह से लाई करेगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू, इस बार देखिए इसने क्या लिख दिया, एफ डैश सी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो। रोल्स थ्योरम में हम इस वैल्यू को 0 लिख रहे थे, और अब तो इस बार इसने उठा के ये स्लोप डाल दिया। ये आप याद करें कि हम ये ऐसा कब लिखते थे, ऐसा हम लिखते थे डिफरेंशिएबिलिटी में, हमने सीखा था कि दो पॉइंट के बीच में अगर पॉइंट होते हैं तो उसके बीच में अगर टेंजेंट लाइन बनाते हैं, वो कॉर्ड ऐसी दे रखी हो, सॉरी कर्व दे रखा हो, तो कर्व में अगर दोनों पॉइंट के एंड पॉइंट्स पे अगर उनको ज्वाइन कर दें तो उस कॉर्ड का स्लोप जो है हम इससे लिख रहे थे, और वो मेन कॉन्सेप्ट ही था। मैंने आपको पिछली क्लासेस में, पिछले सेशंस में ये बताया था कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, तो वहीं पे हमने ये बात पढ़ी थी कि ये डेरिवेटिव ही है, दिस इज द एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब देखिए यहीं पे इसको हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं इसका, कि ये इस चीज का मतलब क्या है, इसको ज्योमेट्रिकली हम ऐसा समझते हैं। देखिए कोई भी कर्व है इस तरह का, राइट, तो ये जो पॉइंट है इसमें ए इक्वल टू बी वाली बात नहीं दी है, डेफिनेटली नहीं दी है, तो ए एफ ए पॉइंट ये हो जाएगा, लेट्स से दिस इज द बी पॉइंट, सो दिस इज बी एफ बी, लेट्स से दिस इज द पी पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, आगे बढ़ा दो, राइट। ये पॉइंट, ये लाइन हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज करेगा, ये लाइन हटा दी, ठीक है। सो दिस इज द कर्व, दिस इज कंटिन्यूस बिटवीन सो एंड सो, और इस बीच में हमने कॉर्ड बना दिया। अब आप एक चीज देखिए, ये बोलता है कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, ये इसका मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, जो टेंजेंट लाइन एफ डैश सी बनेगा उस टेंजेंट लाइन का ये स्लोप दिखा रहा है, ये स्लोप दिखा रहा है, तो वो स्लोप किसके इक्वल होगा। तो अब आप ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये था कि ये तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया, कॉर्ड पी क्यू हो गया एक तरह से, ये जो चीज लिख रहा है लाग्रांज थ्योरम में, राइट, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू हो गया, एफ बी माइनस एफ ए, अगर इसमें ऐसा डॉटेड बना के और इस तरह से बनाया जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए एंड डिवाइडेड बाय दिस इज द बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए। तो इस पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, पी क्यू आर ट्रायंगल में, तो ये जो इसमें जो कॉर्ड है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू बना, तो उसको इसके इक्वल लिख दिया इसने उठा के एफ डैश सी के। अब देखिए इस बात को समझो ध्यान से कि ये जो इसके इक्वल लिखने का क्या मतलब है, इसके इक्वल लिखने का मतलब यह है कि इस कर्व के बीच में कहीं पे भी ऐसी एक टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, वो टेंजेंट लाइन में खींच रहा हूँ,
आप चाहें तो हम बड़ा डायग्राम बनाएं जिससे कि समझ में आएगा। इसका एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर लेंगे तो बहुत क्लियर होगा। राइट, जो बात बोल रहा है देखिए, इसको अब हमने बड़ा कर दिया स्लाइटली। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी क्यू, दिस पॉइंट इज ए एफ ए, दिस पॉइंट इज द बी एफ बी। राइट, और इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया। राइट, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को ये हमारे लाग्रांज थ्योरम बोलता है कि ऐसा होगा, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। अब हम थोड़ा आराम से समझेंगे इन बातों को, ठीक है। इसको स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू लिख रहा हूं मैं, दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अब बात को आप यहां समझिए ध्यान से कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहता है कि ये जो कॉर्ड है इसका जो स्लोप है, ये तो हमने बनाया था अभी, ये इसमें पी क्यू आर इस तरह से करके, दिस इज द पी क्यू आर, और ये स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू हो गया, तो इक्वल्स टू एफ डैश सी होगा। और सी क्या होगा, सी ऐसा होगा कि सी की वैल्यू जो होगी दैट विल लाई बिटवीन बी एंड ए, दोनों के बीच में भी लाई करती होगी। तो ये पॉइंट तो आपका ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये तो ए कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट यहाँ डाल सकते हो आप, इस जगह पे बी कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट प्लेस कर सकते हो। तो इसके बीच में ही होगा कि इस तरह से होगा कि इसका वैल्यू के इसको इक्वल होगा। देखना पॉइंट यहीं पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो टेंजेंट लाइन खींची जाएगी, ये टेंजेंट लाइन, इस पे आप देखिए ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट मान लीजिए सी बना, तो ये सी कॉमा जीरो हो गया, ये बनेगा आपका एफ डैश सी। और एफ डैश सी बोलेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो गया। तो अब लाग्रेंज थ्योरम को यदि समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये देखिए ये चीज एफ डैश सी लिखा, एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है कर्व के बीच में, ये कर्व है हाँ? और ये जो चीज लिखी थी इक्वल टू, इसको हमने बोला क्या, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। तो अब देखिए ये जो स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखा जाता है, इसका मतलब ये है slope of chord PQ is equal to slope of tangent line at x equal to c। सब चीजें बिल्कुल क्लियर है, मैथमेटिकली हम उस चीज को देख रहे हैं। मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट हमें लाग्रांज थ्योरम से मिली थी, उसमें इस बात को हमने यहाँ पे इंटरप्रेट किया डायग्राम में कि वो क्या मतलब निकलता है, उसका मतलब स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू निकलता है, वो हमने लिख दिया। इधर एफ डैश सी की वैल्यू को देखा कि उसका क्या मतलब निकलता है, एफ डैश सी का मतलब निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और वो भी चेक करना था कि वो पॉइंट जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो वो आ रहा है, वो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसके बीच में। ऐसा तो होगा नहीं कि इस कहीं बाहर टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, वो तो बनेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जब कर्व ही ए और बी के बीच में ड्रॉ किया गया है तो इसी बीच में आप कहीं पे टेंजेंट लाइन बनाओगे, ठीक है। तो बस रोल्स ने क्या किया, रोल ने खाली एक थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये कर्व अगर सीधा रहा होता, अगर ये कर्व ऐसे नहीं रहा होता और ये कर्व अगर यूं हो जाता सीधा, ये कर्व को देखिए घुमा दीजिए और एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दीजिए, ए एफ ए कर दीजिए और बी एफ बी कर दीजिए और दोनों इक्वल कर दीजिए, तब टेंजेंट लाइन यहाँ खींचनी पड़ती, तो एफ डैश सी क्या हो जाता, तब एफ डैश सी जीरो हो जाता। और एफ डैश सी इसको मैं ऐसा घुमा दूं, हल्का सा ऐसा सीधा कर दूं और इसमें क्या कर दूं, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दूं, देख रहे हो आप इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एफ ए इक्वल टू एफ बी हो रहा है। अरे जब इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया तो रोल साहब ने नई बात बना दी कि हम रोल्स थ्योरम दे रहे हैं, तो इसको इसने उठा के बोल दिया कि नहीं, ऐसा होने पर ये रोल्स थ्योरम है।
मैथमेटिशियन भी अपने नाम का खूब खाते हैं, मतलब जरा सा सीधा कर दिया कर्व को, और उसको जब जब पैरेलल टू टेंजेंट लाइन कर ही देगा तो स्लोप तो जीरो आएगा ही, और स्लोप जीरो करके रोल्स साहब ने नई थ्योरम बना दी है कि दैट इज माय रोल्स थ्योरम, राइट। लाग्रांज ने बेचारे ने मेहनत की होगी, उसने इतना ये सब कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, और रोल ने क्या किया, उसको खाली एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिया। एफ ए इक्वल टू एफ बी करने से फिर जो टेंजेंट लाइन बनाओगे तो वो कैसे बनेगी, वो टेंजेंट लाइन तो आपके एफ डैश सी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ही आ पाएगा कोई, उसको जीरो लिख के बोला कि दिस इज रोल्स थ्योरम, आई एम रोल, वो रोल नाम होगा मैथमेटिशियन का, ठीक है ना। तो इस तरह से नई नई थ्योरम बना देते हैं। अब देखिए इस पे अपने क्वेश्चन लेना है ना, क्वेश्चन इस पे लेना होगा। देखिए उस जो लाग्रांज थ्योरम अभी हमने क्लियर किया है उस पर बेस्ड मैं ये क्वेश्चन समझना हम लेना चाहेंगे, उसके साथ में अटैच्ड ये सवाल लेना चाहूँगा, और ये आया जेई मेंस 2014 में। सो दिस इज इन जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, और ये देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, एफ एक्स और जी एक्स आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएबल बोल दिया 0 to 1, तो दोनों ही फंक्शंस को 0 to 1 के बीच में रखना है, दोनों डिफरेंशिएबल बोल रहा है। तो कहने का मतलब कंटिन्यूस तो वो है ही है, तो ये भी बात दी हुई है साथ ही। सेटिस्फाइंग एफ जीरो की वैल्यू 2 दी है, इक्वल टू जी वन हो जाएगी, और जी जीरो गिवन है इक्वल टू 0, और f1 की वैल्यू भी 6 दी हुई है। अब आप एक चीज देखिए, एंड देन फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1, तो c तो फिर वो 0 to 1 ही होगा, अगर 0 to 1 अगर क्लोज इंटरवल प्लेस किया हुआ है तो इसमें फिर बात जो करेगा वो किसकी करेगा, तो c जो होगा 0 to 1 में ही होगा। तो हम एफ एक्स पे देखेंगे, एफ एक्स पे लाग्रेंज थ्योरम कैसे लगेगी, तो उसका जो एफ डैश कोई c पॉइंट होगा तो वो होगा f1 माइनस f0 अपॉन 1 - 0, यही यही बात होगी, ठीक है। अगर जी एक्स फंक्शन पे भी एलएमवीटी लगेगी, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, तो उस पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम ऐसा लेके देखें कि उन दोनों को हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज जी1 माइनस जी0 अपॉन 1 - 0, दोनों पे इस तरह से बात देखी जाएगी, ठीक है। और f1 की वैल्यू देखिए आप 6 दी हुई है, माइनस f0 दिया हुआ 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 ओनली, तो ये वैल्यू हो गई 4, और इधर अगर इस पे कोई सेम पॉइंट होगा कोई तो वो देगा आपको जी वन का मतलब यहाँ पे जी1 की वैल्यू दे रखी 2, ठीक है, 2 माइनस जी जीरो देखिए क्या है 0 डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी वैल्यू 2 है, तो ये एफ डैश सी है ना। एफ डैश सी की वैल्यू है 4, एफ डैश सी 4 होगा उस केस में किसी में, और उसमें जी डैश सी जो है 2 होगा। तो देखिए हमने कोशिश की है कि क्या फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स में सेम पॉइंट सी मिल सकता है जो कि दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता है, तो वो बिकॉज ऑप्शन में जो पूछा है उसमें रिलेट किया आपस में दोनों को, 2f' इक्वल टू g', 2f' इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ g', और या ऐसे f' इक्वल टू g' या f' इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g'। तो जब दोनों को किया है तो वो सिंगल एक ही पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि दोनों की इक्वलिटी कब बनेगी, ठीक है। तो वही देखने के लिए बस आ गया रिलेशन आपस में, आप देख रहे हैं एफ डैश सी ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो इसका डबल करेंगे और क्या 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी हो गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी, सो एफ डैश सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश सॉरी एफ डैश सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी के इक्वल होगा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लेंदी है, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, और ये पूछ रहा है कि इनमें से किस फंक्शन में रोल्स थ्योरम लग रही है। अब आप रोल्स थ्योरम को देख लीजिए, रोल्स थ्योरम हम जानते थे ए से बी जो दिया होता था उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, और ए से बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो रोल्स थ्योरम लगती है, ठीक है। बस इतना 3 पॉइंट चेक यदि हम कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि फंक्शन में
कि कंटिन्यूस ये सपोज रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को जैसे ही देखेंगे, इसने 0 to 1 में डिफाइन किया और एग्जैक्ट 1 पे डिफाइन किया फंक्शन। तो देखिए डायरेक्ट देखने का तरीका है, आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं देखेंगे, जैसे ही 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू तो 1 ही पुट करनी पड़ती है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। जैसे ही x लेस देन 1 में रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 देगा, राइट। और एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यही गड़बड़ हो गया, जब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए थी। इस पे 1 पे जब हम चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1 होना चाहिए था, तो तीनों नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन दिया है ये हम बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं की इसने, ठीक है ना। तो 0 to 1 के बीच में इसको क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस वो नहीं हुआ, 1 पे वो उसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, f1 की वैल्यू 0 दिखा रहा है डायरेक्ट, जबकि 0 से 1 के बीच में उसको कंटिन्यूस होना है, वो 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। 1 पे जैसे ही वैल्यू पहुंचेगी x इक्वल टू 1 पे तो 0 वैल्यू दिखाने लगेगा फंक्शन, और 1 से पीछे में 1 वैल्यू दिखाएगा। देखिए वो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, 0, तो मतलब उठा के डायरेक्ट वैल्यू 0 पे चली जाएगी, तो 1 पे ही डिसकंटिन्यूस हो गया, रोल्स थ्योरम टूट गया। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। आ जाइए बी ऑप्शन पे, देखिए ये इसने फंक्शन डिफाइन किया माइनस पाई से 0, और माइनस पाई से 0 डिफाइन करके x इक्वल टू 0 पे वैल्यू लिखी है, फंक्शन लिख रखा है साइन x बाई एक्स माइनस पाई से 0 के बीच में, और x इक्वल टू 0 पे 0 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हम इसी पॉइंट पे देखेंगे, आप देखिए इस बात को भी समझें कि जिस पॉइंट के थ्रू वो दो पार्टीशन करता है, अलग अलग वे में डिफाइन करता है, वहीं क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमें चेक करने की आवश्यकता होती है, बाकी दूसरे पार्ट में जरूरत नहीं है। तो वहीं से पता लगेगा कि वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा, टूट फूट होगी तो वहीं पता लगेगी, ठीक है ना। तो उसी जगह चेक करना होता है। अगर फंक्शन 3 पार्ट में डिफाइंड है तो हम देखें कि वो किन इंटरवल के थ्रू उसको 3 पार्ट में वो डिफाइन किए हुए हैं, तो जिस वजह से वो 2-3 पार्ट्स में डिफाइन होते हैं, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे उसको चेक किया जाए। अगर 3 पार्ट्स में है डिफाइंड, 4 पार्ट्स में है तो उनको देखें, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिफाइंड है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 पार्ट में जो जिस पॉइंट के थ्रू, जैसे 0 है, 0 से छोटे में फंक्शन ये वाला डिफाइन किया हुआ था, और x इक्वल टू 0 पे 0 लिख रहा है वैल्यू। अब आप देखिए एक चीज, 0 से छोटे में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के लिए फंक्शन तो वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 बनेगा, और यहाँ पे जब 0 से छोटे में जब हम लिमिट लेंगे इसकी, तो ये फंक्शन हमें मिलेगा साइन x बाय एक्स, और इसकी लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है। लेकिन फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की 0 के लिए 0 दिखा रहा है, तो 0 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी सेम गड़बड़ हो गया, ये यही वाला गड़बड़ इधर भी है सेम ही, कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू उसकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसमें रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, हम बोलेंगे ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले फंक्शन पे आइए आप, इस फंक्शन को देखिए डिफाइन किए हुए ये ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, है ना, और -2 से 3 में इसने डिफाइन किया हुआ है। तो अब देखिए इस फंक्शन में क्या पॉइंट रहेगा कि जब ये -2 से 3 तक डिफाइन करता है तो बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ देख लें कि ये जो डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 से, और x माइनस 1 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट 1 हुआ, ठीक है ना। तो 1 पे क्या, 1 पे गड़बड़ हो जाएगी इसकी, क्योंकि 1 अगर इसको ये पूरा डिफाइन कट कर रहा होगा, बीच में 1 भी तो आएगा -2 से 3 के बीच में, और जैसे ही आप 1 वैल्यू प्लेस करोगे तो न्यूमरेटर में भी देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में वैल्यू इसकी देखें एफ एक्स, उसके जो फैक्टर हैं वो आपके जो फैक्टर हैं -6 से आना चाहिए, और 6 से 2 3 है ना, तो इसमें लिखेंगे x -3 x प्लस 2, तो हो गया फैक्टर, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है।
इसको हम दूसरी तरह से लेंगे, x माइनस वन कट भी नहीं हो रहा है, लेकिन एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखिए इससे इसका फैक्टर कट भी नहीं हो रहा है, राइट। और x इक्वल्स टू वन पे क्या बनाएगा, x इक्वल्स टू, जैसे ही हम f1 करेंगे तो ये नॉट डिफाइन कर जाएगा फंक्शन, ये नॉट डिफाइन कर जाएगा। और फंक्शन अगर नॉट डिफाइन कर गया तो उस बीच में गड़बड़ हो गई, मतलब वहां पे कंटिन्यूटी इसकी नहीं जा रही है, x इक्वल्स टू वन पे उसकी कंटिन्यूटी नहीं जा रही है, तो वहां फंक्शन टूट चुका है। तो ये भी फंक्शन क्या है, -2 से 3 के बीच में रोल्स थ्योरम पूरा अप्लाई नहीं कर रहा है, उसको कंटिन्यूस होना चाहिए था, उसका ग्राफ एकदम कंटिन्यूस जाना चाहिए था। तो ये पॉइंट हमें नीचे डिनोमिनेटर देखते ही पता लग गया कि इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। अगर ये ऐसे दिया रहता, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब सीधा चलता, तब सही था, ये कंटिन्यूस हो जाता, रोल्स थ्योरम इसमें लग जाती। इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, x माइनस वन की वजह से इसमें गड़बड़ हो गई, तो ये काम खत्म हो गया इसका भी, है ना। अब हम आ जाते हैं, ये ऊपर वाले तीनों फंक्शन कट हो गए, भी इसमें कोई भी, तो ये लास्ट यही बचेगा और क्या। जब हम तीन फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बता चुके और पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रोल्स थ्योरम इज अप्लाइड, तो आईआईटी जेई का स्टूडेंट तो इतना स्मार्ट होना चाहिए, ये जब तीन फंक्शन काट दिए तो चौथा यही आंसर होगा और क्या, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, है ना, यही काम कर लेते हैं। हम खाली थियोरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यही अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डी को, डायरेक्ट जब तीन काट दिया आपने तो डी तो वही राइट ही होगा, अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन आप सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। सो इसमें डी ऑप्शन ही परफेक्टली है राइट। लेकिन चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं पूरे को। अब देखिए इसने जो फंक्शन डिफाइन किया है ये वाला, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे -6 दिया हुआ है, ये फंक्शन देखिए आप किस तरह से दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय x -1 भी है इसमें, और -2 से 3 के बीच में भी है, सेम इस तरह की कंडीशन डाली है, लेकिन थोड़ा यहाँ चेंज किया है। अब इसने यहाँ पे बोल दिया कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसमें फंक्शन को आप चेक कर लीजिए कि हम क्या लिख सकते हैं। फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ, ये फंक्शन वो क्या डिवाइड करेगा क्या इससे, x इक्वल्स टू 1 से, अगर x 1 पुट कर दें तो 1 -2 -5 + 6, यानी कि 6 और 1 7 -7, 0 हो रहा, तो ये इससे डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। और इसने ये कंडीशन इसमें अटैच की हुई है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, when x is not equal to 1 then this function defines, इसका मतलब x equals to 1 वाला वो पॉइंट आप हटा सकते हो, तो आप चेक कर लीजिए कि उसमें वैल्यू क्या बनती है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा x³ -2x² -5x + 6 से को x-1 से, तो x² बार डिवाइड करेगा x³ -x², ये माइनस खत्म, -x² -5x + 6, फिर आपने -x बार डिवाइड किया, -x² + x हो गया, ये प्लस माइनस -6x + 6, ठीक है, -6 बार करेंगे, सो -6x + 6 हो जाएगा, -6x + 6, ठीक है, ये फिनिश हुआ। तो ये जब डिवाइड किया तो ये फंक्शन बचेगा x² -x -6 बचेगा, और ये कंडीशन ही अटैच की हुई है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन रहना चाहिए, तो ठीक ही लिख रहा है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, -6 दे रहा है। तो अब फंक्शन को देखिए आप, अब हम रोल्स थ्योरम की दूसरी बातें चेक करेंगे सारी, उसको 1 को काट सकते हैं आप, क्योंकि वो फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं था, ठीक है ना, तो ऐसा लिखा हुआ था। अब अगर दोनों पॉइंट्स -2 3 के बीच की बात करता है, तो जैसे ही हम, ये कंटिन्यूस तो है ही है इसमें, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके x-3 और x + 2, तो 1 पे तो कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा, 1 हम रख भी नहीं रहे इसमें, ठीक है ना, तो वैल्यू 0 वगैरह नहीं जा रही है इसमें। अब आप देखिए, अब आपका काम यह है कि ये चेक किया जाए कि -2 पे इसकी वैल्यू क्या है। जब ये फंक्शन ऐसा क्वाड्रेटिक शेप का है, इतना हम जानते हैं, देखिए इतना तो आपको मतलब डायरेक्टली अप्रोच करना आना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
क्योंकि हम 11 से ऊपर आ चुके हैं। अब इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक शेप है और x नॉट इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन किया हुआ है, इसके फैक्टर देख रहे हैं ये है। तो इतनी बात हम समझ गए कि ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस चलता है, 1 पे ये दे रखा है इसका वैल्यू ये, ठीक है। तो अब और -2 से 3 के बीच में रोल्स थ्योरम का डिस्कशन है इसमें, तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस तो है ही है। अब मैं एक चीज देखते हैं हम कि फंक्शन की -2 पे वैल्यू कितनी है इसकी। -2 पे वैल्यू देखेंगे तो -2 पे ये हो जाएगा 4 + 2 -6, 0 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन की 3 पे वैल्यू देखेंगे, 3 पे वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, नहीं यहाँ से भी फैक्टर से भी पता ही लग रहा है सीधा। f-2 पुट करेंगे तो 0 हो गया, और f3 पुट करोगे तो यहाँ इसकी वजह से ये पूरा 0 हो गया। तो दोनों पे वैल्यू fa इक्वल टू f-2 इक्वल टू f3 भी दे दिया। अब क्या क्या कंडीशन हो गए देखिए, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हम जान गए कि ग्राफ वैसा है, उसका स्मूथ कर्व है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, और f-2 इक्वल टू f3 भी हो गया। सारी बातें रोल्स थ्योरम की उसने वेरीफाई कर दी हैं, इसलिए रोल्स थ्योरम इस पे लगेगी, डी ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है ना। ये तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ था, मैं आपको जेई मेंस में बताऊं क्या गड़बड़ कर सकता है। ये वाले क्वेश्चन को यहाँ सेकंड पॉइंट पे डाल सकता है, तो ये यहाँ अगर गड़बड़ निकले तो अब आपको इन पॉइंट्स पे भी थोड़ा हल्का इन पे डाउट रहेगा कि इनको भी चेक किया जाए। अगर ऐसा करते हुए आ रहे हैं, अगर हमने 3 फंक्शन कैंसिल कर ही दिए हैं कि ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इन पे नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डी पे ही एप्लीकेबल बचेगी। हालांकि उसको हमने सॉल्व किया है इधर, तो अब और कंफर्म कर दिया है कि हाँ रोल्स थ्योरम इस पे लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस and differentiable over -2 to 5, -2 to 5 लिखा हुआ है ये, दिस इज -2, राइट। -2 से 5 के बीच में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बोलता है, एंड एक ये f'(x) गिवन है, f'(x), f'(x) की वैल्यू -4 से 3 के बीच में गिवन है, राइट। f'(x) इज गिवन बिटवीन -4 to 3 एंड फॉर ऑल इन -2 to 5, ओपन इंटरवल में कंडीशन दिखाता है कि -2 से 5 में ये कंडीशन रहती है डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव 0 अगर होता तो वो रोल्स थ्योरम लगती, लेकिन डेरिवेटिव 0 नहीं है। जो डेरिवेटिव है f'(x) वो -2 से 5 के बीच में हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। इट मीन्स लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है इस कंडीशन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द f5 minus f-2 इज, तो इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू इसमें बतानी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पूछिए, देखिए f5 माइनस f-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है कि वो कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम करेंगे कि हमें जो रॉ मटेरियल गिवन है वो ये दिखा रहा है। भाई हमेशा ये देखते हैं कि क्या हमारे पास में मटेरियल क्या है जिससे हम अपने सवाल को बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हमारे पास में ये -2 से 5 तो दोनों एंड पॉइंट्स दे देता है, कंटिन्यूटी इसमें बताई हुई है, डिफरेंशिएबल इसमें बताया हुआ है, ये दिया हुआ है, और उसके बाद में इस वैल्यू की गेट वो पूछी है इसने, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक काम किया जाएगा कि इसमें मैं इसको लिखता हूँ जो दिया हुआ है इसने, f'(x) और <3 के बीच में -4, हम जो डेरिवेटिव करते हैं उसमें f'(c) इक्वल्स टू fb माइनस, हम एज पर LMBT जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं f'(x) इक्वल्स टू, लिखते हैं fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो वैल्यू उठा के मैं इसको इसके बराबर लिख देता हूँ, fb कितना है, f5 हो गया, f5 माइनस f-2 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, <3 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इस चीज में एक काम किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए आगे, फिर देखते हैं क्या होगा। जो कुछ पूछा था उसने वो सामने आ गया है, क्या उसने पूछा था f5 माइनस f-2 का वैल्यू ग्रेटेस्ट कितना हो गया। तो हम देखिए कहीं ना कहीं यहाँ ये वाली वैल्यू तो जनरेट कर चुके हैं, ये तो नंबर है, सॉल्व हो जाएगा, इसको हम देख लेंगे क्या करना है ना। तो ये इस चीज पे आते हैं,
अब आएगा देखिए आपका f5 माइनस f माइनस 2 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 7 हो गया, नाउ इट इज 3। अब पूरी इक्वेशन को आप 7 पॉजिटिव वैल्यू है, 7 पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -28 लेस देन दिस इज f5 माइनस f माइनस 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 21, तो ये 21 हो जाएगी। तो f5 माइनस f माइनस 2 की ये मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बीच चल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। इसकी सारी पोजीशन समझते हैं। बोलता है द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व गिवन है, कर्व गिवन है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। वो जो हमने एलएमवीटी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम समझी है, उसी का मतलब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा कि ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, वही तो बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सवाल पूछने के मैं बोला हूँ कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला इस कर्व के लिए, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, वो तो हम जानते ही थे, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, लेट्स से दिस इज 3 0 एंड दिस इज 4 1 पॉइंट हो गया। इसको जो कॉर्ड ज्वाइन करेगी वो कॉर्ड ज्वाइनिंग, इसका हम स्लोप निकाल लेंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू इसके डेरिवेटिव, और यहाँ इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। ये डायग्राम आपको पता है, मैंने बताया था जैसा पिछले इसके प्रीवियस क्लासेस में ना। तो देखिए ये करेंगे इसका डेरिवेटिव, ये इसके एफ डैश एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को आप लिखेंगे और यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वो होगा एफ बी। ये एक्स की वैल्यू है और ये फंक्शन की वैल्यूज है इसी कर्व पे, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, जैसे जब x 4 पुट करेंगे तो ठीक है, सही है, सही लिखा है इसमें, जब x का वैल्यू 4 प्लेस करोगे तो 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1 ही लिखेगा। और इसको भी चेक कर लो जरा, x की वैल्यू जब 3 रखोगे, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ठीक है, ये पॉइंट्स जो है कर्व के ही हैं, इसने सही मेंशन किए हैं। तो यहाँ जो हम लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा, एफ बी ये रहा, एफ वन माइनस, सॉरी दिस इज एफ फोर बोलेंगे, एफ फोर माइनस एफ थ्री, वो उनकी वैल्यूज हैं, और नीचे लिखेंगे ए माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू 4 माइनस 3, ठीक है ना। और इनकी जो वैल्यूज हैं वो हैं आपके पास में, एफ फोर की वैल्यू जो है 1 है, एफ फोर 1 है, और एफ थ्री 0 है, डिवाइडेड बाय, ये तो सब 1 ही हो गया। फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो हम उठा के अब यहाँ पे वैल्यू रख लें। नाउ एफ डैश एक्स हमें मिल गया 1 आ गया, अब 1 चेक कर लीजिए, डेरिवेटिव कर दो उधर फंक्शन का, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 लिखने का, तो एक्स माइनस 3 आएगा 1/2, तो एक्स कितना आएगा 3 प्लस 1/2, 3 टू 6 7/2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7/2, और कर्व में जब x 7/2 होगा तो x की वैल्यू आप यहाँ रखो कर्व में, तो हमें करस्पॉन्डिंग y पॉइंट मिलेगा, है ना। और वहां देखो x 7/2 एक ही ऑप्शन में है, जेई का स्टूडेंट हो आप, है ना, आप इस बात को ध्यान रखोगे कि x की वैल्यू 7/2 है, तो और कहीं तो आ भी नहीं रही है, तो यही आंसर राइट होगा, मैं y की वैल्यू क्यों निकालूंगा। लेकिन चलिए आपके लिए मैं निकाल देता हूँ इसमें वैल्यू, जैसे ही 7/2 एक्स की वैल्यू प्लेस करोगे तो वाई की कितनी आ जाएगी, 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5 है, ये 3 है तो हाफ 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स डिफरेंशिएबल सभी वैल्यूज के लिए है, एंड एफ डैश एक्स, और ये एक कंडीशन दे रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एफ वन की वैल्यू 2 दी है, एफ फोर की वैल्यू 8 दी है,
और F2 की इसको वैल्यू इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो क्या होगी। और मैं आपके लिए इसको बोल रहा हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा सवाल है, जेई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इस पे हम अप्रोच कैसे लेंगे, देखिए, क्योंकि आपको निकालना है F2 का वैल्यू, और हम कर क्या सकते हैं, सॉरी, डेरिवेटिव की वैल्यू दिखाता है। डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश एक्स लेस देन 2, F1 2, F4 का वैल्यू 8 है, और अब F2 की वैल्यू चाहिए। हम कैसे वैल्यूज को यूटिलाइज करें, हम कैसे कंडीशन को यूटिलाइज करें, क्योंकि ये तो बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। और उसके बाद में अब आप देखिए डेरिवेटिव को इनइक्वलिटी में शो करके आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, आप वैल्यू बता दीजिए F2 की। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम इन वैल्यूज को थोड़ा देखें। 1 पे डिस्कशन हो रहा है, चलिए 2 पे भी हो रहा है और 4 पे हो रहा है। F1 दिया हुआ है, F4 8 दिया हुआ है, F2 गिवन नहीं है, लेकिन डिस्कशन तो इन पे रखा पॉइंट। तो एक काम करते हैं कि इसका डिस्कशन 1 से 2 के बीच रख लेते हैं और 2 से 4 के बीच रख लेते हैं। ठीक है, 2 बार हम इसमें लगा लेते हैं LMBT। नाउ फॉर LMBT x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2 के बीच में होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे उसको, एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखेंगे F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1, और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, सो दिस एफ डैश एक्स वैल्यू जो बना रहा हूँ मैं, ये F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। आप देखते चलिए क्या होगा इसमें कंडीशन में। ठीक है, और वैल्यू जो दे रखी है वो लिख देते हैं। चलिए, F1 का वैल्यू दिया है, F2 का नहीं दिया है। F1 का वैल्यू 2 दिया है, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया इसमें सब। और F2 कितना हो गया, F2 हो गया, सो F2 इज लेस देन इक्वल टू 4। हमें इससे एक कंडीशन ये निकल के आई। अब एक और काम करेंगे, देखिए LMBT फॉर x बिलोंग्स टू, हम लगाएंगे 2 से 4 के बीच में, और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ जो डेरिवेटिव लिखा जाता है, डेरिवेटिव उसको आप लिखोगे F4 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, एंड अगेन इसी कंडीशन में वापस प्लेस करेंगे कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, इसको लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। फिर लिख लीजिए F4 माइनस F2 एंड दिस इज 4 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब आप F4 का वैल्यू रख सकते हो, F4 की वैल्यू 8 है, माइनस F2 है, 4 माइनस 2 2 हुआ, लेस देन 2 हुआ। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 8 माइनस F2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और यह लिख सकते हैं 4 इज लेस देन F2। ये 4 इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो पॉजिटिव, ये माइनस है पूरा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन, अगर 4 छोटा है F2 से तो F2 बड़ा हो जाएगा, F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें डिसीजन लेना कि मतलब ये क्या नई बात बन गई, क्योंकि कंडीशन में ये बोला था कि इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू ऑल x, सभी वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल था, हम तो सभी जगह LMBT लगा सकते थे, और किसी भी LMBT के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 2 बोल रहा है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा था, और ये फिर वैल्यूज देख के F2 की वैल्यू उसको चाहिए थी। इसमें दिखा रहा है F2 लेस देन इक्वल टू 4, इसमें दिखा रहा है F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर LMBT लग रही है पूरे फंक्शन में फॉर ऑल x, सब जगह लगनी चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट होना चाहिए और ये वाला स्टेटमेंट भी राइट होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर किस वैल्यू के लिए होगा। सो हियर द F2
ये बोलता है कि लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 से छोटा, 4 यहाँ पे 4 से छोटा, और दूसरी कंडीशन में दिखा रहा है 4 और 4 से बड़ा। तो एग्जैक्टली 4 पे ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं। आंसर की तरफ जाइए, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। F2 की वैल्यू 4 ही होगी, पक्का, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट को भी सही रखना है और इस स्टेटमेंट को भी सही रखना है। दोनों स्टेटमेंट सही रखने के लिए हमें करना पड़ेगा F2 का वैल्यू को एग्जैक्टली 4। हालांकि इसने इनइक्वलिटी में दिया था, लेकिन इनइक्वलिटी को हम जान रहे हैं कि उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी। दोनों बातों को राइट करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एंड लगाना पड़ेगा। एंड यानी कि ये भी एप्लीकेबल होना चाहिए और ये भी एप्लीकेबल होना चाहिए। सो व्हेन बोथ आर एप्लीकेबल एंड लगेगा, ठीक है, 4 आंसर इसमें आ जाएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी देखेंगे, समझेंगे बात क्या दे रखी है इसमें। पहले इसको सवाल को समझ लिया जाए। फंक्शन दिया हुआ है, बोलता डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल 0 to 5, डिफरेंशिएबल गिवन है। अगर इसमें ही डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कि मतलब इट इज गिवन कंटिन्यूस आल्सो। डिफरेंशिएबल दिया है तो ये इंटरवल नहीं देना चाहिए इसको, ठीक है। फंक्शन इट इज डिफरेंशिएबल इनटू द 0 to 5 सच दैट f0 4 गिवन है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 4 है और 5 पे -1 है। वो फंक्शन f(x) का दिया हुआ है। अब gx के बारे में बोल रहा है, gx को f(x) अपॉन x प्लस 1 से डिफाइन किया इसने, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सम c 0 to 5 के बीच में सच दैट g डैश c की वैल्यू पूछी है। तो सीधी बात होगी g डैश c, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एक चीज को कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो gx डिफाइन किया है f(x) अपॉन x प्लस 1 से डिफाइन किया है, नीचे जिससे डिवाइड करा है x इक्वल टू -1। तो हमारा जो इंटरवल है वो आपका देखिए, वो इंटरवल 0 से 5 के बीच में है। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 इधर आता है, तो यहाँ तो दिया हुआ भी नहीं है। ये इसका जो डिस्कशन है वो 0 से 5 के बीच में है। तब हम ये बोलेंगे कि gx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, gx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। बस आप अगर ये पॉइंट कंफर्म कर लेते हैं कि gx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो सारा काम बन गया। मतलब आपने डिसाइड कर दिया कि gx फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जो पॉइंट प्रॉब्लम कर सकता था x इक्वल टू -1, तो -1 तो पीछे है, माइनस, जबकि जो सारा डिस्कशन चल रहा है वो 0 से 5 के बीच में चल रहा है, तो वो पॉइंट पीछे आ गया, ठीक है। तो अब उठा के सीधी वैल्यूज रख देंगे। तो इसमें लिखेंगे आप g डैश c को लिखेंगे g5 माइनस g1 डिवाइडेड बाय 5 -1। अब g5, gx फंक्शन जो लिख रहा है वो f(x) अपॉन x प्लस 1 से लिख रहा है। तो पहले मैं g5 की वैल्यू निकालूं, वो वैल्यू आएगी f5 अपॉन 5, यहाँ पर लेस करेंगे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। और अब f5 की वैल्यू देखिए, f5 की वैल्यू -1 है, -1/6, ठीक है। इसी तरह से g1 भी निकालना है। g1 का मतलब f1/1 निकालना है, तो यहाँ 1 प्लेस करना है, 1 2 आएगा। और f1 का वैल्यू जो है 0 0, सॉरी यहाँ 0 लिखा जाएगा, g5 माइनस g0 अपॉन 5 माइनस 0 g डैश c। वो सेम डिस्कशन हम रखेंगे इसके बीच में इसका, ठीक है। तो ये रखेंगे तो हमें रखना पड़ेगा 0, g0 रखेंगे तो f0 आएगा, तो x0 रखेंगे 0 प्लस 1, तो f0 की वैल्यू हो जाएगी, f0 की वैल्यू 4 दे रखी है इसमें। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, -1/6 हो गया, माइनस g0 आपके पास में 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। दिस इज -24 माइनस 25/6 एंड दिस इज g5 माइनस g0 अपॉन 5 माइनस 0 गिवन है, ठीक है। तो f5 की वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव हमने लिखी है, ठीक है। बाद में माइनस होता ही है,
g0 है, -1/6 बन ही रहा है, अपॉन 5 माइनस, सॉरी यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू है 5 माइनस 0 बराबर है, ये भी ठीक लिखा गया है। सो -25/6 आया इंटू 5 आएगा, ठीक है, बराबर है। हाँ, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5/6। नाउ चेक द आंसर, -5/6 ऑप्शन इज देयर, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो इसमें पॉइंट सी ही चाहिए, सी बिलोंग्स टू 1 to 3, दिस इज गिवन बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू 1 to 3 गिवन है, फॉर विच रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स दिस इज एप्लीकेबल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, कि इसमें एप्लीकेबल होगा तो सी पॉइंट बताना वो कौन सा होगा, और वो 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो आपका देख लिए ये तो 1 हो गया, 3 हो गया, इनके बीच में वो पॉइंट हमें सर्च आउट करना है सी। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो उसका डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो 33 से तो 11 इस तरह से आएंगे नहीं, तो वैसे सॉल्व होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4a is 3, c is 11, b माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, a is 3, तो आ जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस, तो ये 12 इंटू 11, सो 132, दिस इज 132/6, 12 प्लस माइनस, राइट, 144 माइनस 132, दिस इज 12/6। तो एक काम किया जाए, 12 प्लस माइनस में 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, 4 3 जा 6, इस नंबर से मैं पूरे से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 2 देगा प्लस माइनस, और ये देगा 2√3/6, तो फिर आप लिखोगे 2 प्लस, दिस इज 1/3, 1/√3 बेसिकली, तो 1/√3 हो गया, ठीक है। तो एक चीज देखिए, 1/√3 जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करें कि दोनों वैल्यूज के बीच में लाइक कर रही है नहीं कर रही है। 1/√3 वैल्यू जो होती है 1/1.732 होती है, तो अगर अब हम एक काम करते हैं, इसको अराउंड 2 के आसपास लेट कर लेते हैं, थोड़ा अजम्पशन से चलना रहेगा, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 के आसपास की वैल्यू बनी है। तो अगर 2 में प्लस 0.5 जुड़ा तो ये 2.5 के नियर जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, 3 से पीछे रहेगा, और 2 में से -0.5 करेंगे तो 1.5 के आसपास की वैल्यू रहेगी। तो दोनों वैल्यूज जो हैं उसके बीच में ही लाई कर रही हैं, 1.5 हुआ तो भी आएगा और 2.5 भी हुआ तो भी आएगा, सो दोनों आंसर सही होंगे इसमें, सो देयरफॉर द सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो इसको इसमें सी ऑप्शन, ये 1/√3 लिखा हुआ है आपका, इसको हम मार्क कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, 9 जनवरी 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अगर एलएमवीटी से क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में भी, राइट। जैसे देखिए, इफ एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन x belongs to a to b close interval, also f dash x is greater than 0, right, and f double dash x is less than 0, तो यहाँ पे ये कुछ इंडिकेट करना चाहता है, एंड C बिलोंग्स टू A टू B, तो C कोई नंबर है जो कि कंडीशन ही होती है, अगर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है A और B के बीच में, सपोज यहाँ मैं लिखना चाहूंगा A और B के बीच में, सपोज A टू B के बीच में अगर है तो देयर इज एन C पॉइंट, राइट, ही सेज देन FC माइनस FA अपॉन FB माइनस FC इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी ये पूछ रहा है ये, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है। अब अगर इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलता है, इस तरह की वैल्यू आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में जो लिखा है FC माइनस FA, FC माइनस FA
यहाँ पे है, लेकिन अगर कभी भी हम अगर यूज करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो उसमें जो डेरिवेटिव लिखते हैं उसको हम लिखेंगे एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, राइट। लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं बिटवीन ए एंड सी, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं बिटवीन सी एंड बी, क्यू पॉइंट ले लेंगे। और अगर आप लिखना चाहोगे एफ डैश पी की वैल्यू, एफ डैश पी की वैल्यू लिखोगे, so that will be the fc minus fa upon c minus a, right? This will be the c minus a. Similarly सेकेंड केस में ये पूरे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हमने इसके बीच में ही लिए हैं, तो इस तरह के हम पॉइंट्स ले सकते हैं बिकॉज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो इट कैन हैव द 2 पॉइंट्स, राइट। एफ डैश क्यू अगर लेंगे, एफ डैश क्यू को आप बोलोगे एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, ये सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये एफ डबल डैश, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि ही सेज दैट एफ डबल डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन से एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 जा रहा है तो हम इसके थ्रू हम एफ डैश एक्स के बारे में बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। डिक्रीजिंग है तो छोटे पे बड़ी वैल्यू देगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर होगी, सो यू कैन से दैट एफ डैश पी इज ग्रेटर देन एफ डैश क्यू। व्हाई? बिकॉज पी पीछे है, क्यू आगे है, बिटवीन ए एंड बी जो डिस्कशन चल रहा है, तो इस स्मॉलर वैल्यू पे बड़ी वैल्यू मिलेगी बीइंग एन अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एफ डैश पी का मतलब एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, राइट। सिमिलरली दिस इज एफ डैश क्यू मीन्स दिस इज बी माइनस सी, एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है ना, ये सेकेंड हो जाएगा आपका। अच्छा, और हम बात करें कि इस नंबर को हम इधर लेंगे, रीजन ये है कि जो एफ बी माइनस एफ सी वैल्यू है डिक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे नंबर पे बड़ी वैल्यू है, तो ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ऑल द बी माइनस सी की अगर बात करें, b is a greater number, c is a smaller number, so you can say this is positive. c minus a is again a positive value. fb minus fc, अगर हम बात कर रहे हैं fb minus fc पे, तो fb पे छोटी वैल्यू आएगी बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इस नंबर को हम इधर ले लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड fc माइनस fa। इनइक्वलिटी में ये बात ध्यान देनी होती है कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वर्कआउट किया जा सकता है, दैट इज द सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। और क्वेश्चन यही पूछा था कि देन एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन, सो व्हाट इज द ग्रेटर देन, दैट इज सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है ठीक यूज कर रहा है, एलएमबीटी जनरली बच्चे कई बार छोड़ देते हैं। जेईई मेंस 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x, अल्फा इज राइट इन 3 to 4। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया हुआ है, इसने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, वेयर, इसको ये लिखना चाहिए था, वेयर सी बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन इंटरवल में, जो कि रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। एंड रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द एफ एक्स log of x square plus alpha upon 7x, right? This is given alpha is confirmed that this is the alpha, right? First we have to decide about the alpha. The value of f double dash c is equal to, तो फिर ऐसे केस में ये जो c जो कि रोल्स थ्योरम में आपको मालूम है कि बीच में एक पॉइंट वैल्यू होती है c, दैट शुड बी वैल्यू c। अगर मान लीजिए ये 3 पे वैल्यू है
दिस इज 3 ऑन द एक्स एक्सिस, दिस 3 4, इन दोनों पे वैल्यू इक्वल होती है, और c एक पॉइंट होता है जिसमें उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे और इसमें जो अल्फा की वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज पे इक्वल आएगी। अगर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी इक्वल टू, इसने ये नहीं बोला कि सी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा और उससे पहले हमें अल्फा भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज गौर से देखिए कि इसने एक जो अननोन किया हुआ है, अल्फा भी अननोन किया हुआ है और इधर ये भी अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड अबाउट दिस अननोन वैल्यू, पहले इस अननोन वैल्यू को डिसाइड करेंगे और हमें मालूम है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट एज पर द रूल्स थ्योरम दैट f3 इक्वल्स टू f4, ये लिख सकते हो। और f3 मीन्स log ऑफ दिस इज 9 प्लस अल्फा अपॉन इसमें 3 पुट किया 21, राइट, एंड इक्वल्स टू log ऑफ this is 416 plus alpha divided by 28, right, placing the 4 here, f3 equals to f4, और दोनों तरफ से log हटा देंगे, 9 plus alpha अपॉन ये 21 और 28 है, 7 से कट हो जाएगा, 3 टाइम्स 16 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, और इसको इधर ले लेंगे आप 36 प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 48 एंड प्लस 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 12। अल्फा की जब वैल्यू डिसाइड हो जाती है तो फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइन हो जाता है। अब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज द log of x square plus this alpha is 12 divided by 7x। ये फंक्शन डिसाइड हो गया तो आप इसको फिर बिकॉज डबल डेरिवेटिव करना है और c की वैल्यू निकालनी है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हमें ये c वैल्यू निकलेगी। c इज द पॉइंट दैट लाइज बिटवीन, अगर जनरल में आपको मालूम है a और b के बीच में c होता है और उस पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है एज पर द रूल्स थ्योरम, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उससे पहले देखिए आप इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस लॉग ऑफ 7x, ये लिख सकते हो, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे दैट इज द एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 और दैट इज द 2x, ठीक है, माइनस 1 बाय 7x, 7x का 7 होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेंगे, 7 को मैं यहीं कट कर देता हूँ, एंड दिस इज 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 बाय x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12, राइट, तो दैट इज द 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 लिखा जा सकता है। सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 x square minus 12 divided by x into x square plus 12, x square plus 12, right। और इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल प्लेस करेंगे, राइट। सो विल पुट द एफ डैश एक्स फॉर सी पॉइंट, और सी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज 0, तो ये न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, इसी को 0 प्लेस कर देंगे, सो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√3। लेकिन ये जो नंबर है बिटवीन 3 एंड 4 है, देखिए ये जो नंबर है 3 एंड 4 है तो पॉजिटिव वाला आएगा, x इक्वल्स टू 2√3 वैल्यू आएगी, आप ये चेक कर लेंगे। 1.732 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट डेफिनेटली लाइज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है c वैल्यू, ये c पॉइंट यही डिसाइड हो गया 2√3। अब हम एक और काम करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना और c पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी, और c पॉइंट 2√3 हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, इसको वापस डिफरेंशिएट कर देंगे,
और that is the f double dash x, f double dash x. Now you have to find out the f double dash x, right? तो इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ट्रूली लगा देता हूँ। एक्स क्यूब इसको मैं एक बार चलिए लिख देते हैं। हमारे पास में एफ डैश एक्स जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स एक बार लिख लिया जाए, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स, राइट। तो एफ डबल डैश एक्स वैल्यू, तो एक्स क्यूब इसको हमने बाहर रखा, एक्स क्यूब प्लस 12x, इसका डेरिवेटिव करेंगे and that is the 2x minus x square minus 12 outside, 3x square plus 12 and divided by whole square, x cube plus 12x का होल स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमने पूरा वर्कआउट कर दिया। इसको अगर आप चलिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस इज द 2x4 प्लस 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे माइनस 3x4 माइनस का 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस प्लस 144, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 12x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 2x4 और 3x4, तो माइनस का x4 यहाँ से बच रहा है, क्यूब वाली टर्म नहीं है हमारे पास में, सो 24x स्क्वायर, सो दैट इज द प्लस 12x स्क्वायर एंड 24 माइनस 12, तो यहाँ तो 12 बच गए, 12 और 36 48 हो जाएगा, दिस इज 48x स्क्वायर प्लस 144, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर, राइट, ये सब लिख देंगे। और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द सी वैल्यू, तो सी वैल्यू पे चेक करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये वाले छोटा सा काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज हम सी पॉइंट निकाल चुके हैं, दैट इज द 2√3, तो इसी वैल्यू को 2√3 पे निकालना था। तो स्लाइटली जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, 2√3 की पावर 4 वगैरह, 48 2√3 की पावर 2 प्लस 144 एंड डिवाइडेड बाय 2√3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2√3, वैल्यू जो भी बनेगी उसका स्क्वायर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे गाइस, ये वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दैट वैल्यू यू विल गेट एज द 1/12। तो स्लाइटली यहाँ पे एक तरह की बोगस कैलकुलेशन है, ये डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल के और जो सी पॉइंट हमने निकाला है उस सी पॉइंट को यहाँ प्लेस करेंगे, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, ऐसा इनिशियली क्वेश्चन देखेंगे तो इजी लुकिंग है, बट यहाँ पहले आपको अल्फा डिसाइड करना था, आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड द सी वैल्यू। जब सी भी डिसाइड हो गया तो फिर हमने डबल डेरिवेटिव लिया और डबल डेरिवेटिव लेके सी पे उसकी वैल्यू निकाली और रोल्स थ्योरम का इसमें यूज किया। सो इट इज अ स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन। So guys, next question, JEE Main 7th of January 2020, latest question A B. Now if LMBT is applicable of the function fx equals to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 in 0 to 1, the value of c is equal to, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें ये नहीं दिखा रहा है कि इसमें रोल्स थ्योरम यूज हो, लाग्रांज लिखा हुआ है, तो ये, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। जिस तरह का जेई मेन में अगर लिख के देगा तो वो पूरा डिफाइन करके लिख के देता है उस वैल्यू को, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज में से पिकअप किया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है ना। इस बात को समझिए कि शॉर्ट में इस तरह से वो नहीं लिखेगा, जेई मेन में सारी चीज एग्जैक्टली एक्सप्लेन की हुई होती है, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन, पहला काम ये होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये एलएमबीटी डिस्कस करना चाह रहा है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इन पे वैल्यूज निकाल लेंगे। f0 आप निकाल लीजिए, f0 सीधा मालूम पड़ रहा है 11 है, f1 वैल्यू निकालेंगे,
So this is 1 minus 4 plus 8 plus 11. So it is equals to 18, 19, 20, 16. This value is equal to 16, right? So 18, 19, 20, 20 minus 4, 16, right? So this is there. अब देखिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जब हम लिखते हैं तो एफ डैश सी इक्वल्स टू लिखेंगे f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0. ये एफ डैश सी जो डेरिवेटिव है सी पॉइंट पे निकालेंगे. सो इधर डेरिवेटिव आप कर लीजिए एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, राइट. और इसको सी वो जो पॉइंट निकालना है उसी पे डिसाइड करेंगे. तो दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 हो गया. ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू f1 16 है, f1 0 11 है अपॉन 1. So we can write the 3c square minus 8c plus 8 and this is 5. ठीक है ना. तो 5 होगा minus 5 equal to 0. So you can write the 3c square minus 8c plus 3 equal to 0. ठीक है. तो अल्टीमेटली c पॉइंट निकालना है. तो c तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इतना तो आप देख ही सकते हो 0 से 1 के बीच में होगा. तो ये पॉइंट तो जब 4 को ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ऊपर जाता है. 4 डिवाइडेड बाय 3 तो 1 से ऊपर जाता है. तो ए बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता. इन दोनों ऑप्शन में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी. ठीक है. तो वही हो सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स तो जो सी बन सकते हैं वो दोनों आपके 1 से ऊपर जा रहे हैं. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस 3c स्क्वायर, this is 3c square minus 8c plus 3 equal to 0. So 3c square minus 9c plus c plus 3 मीन्स 9 के फैक्टर्स नहीं हो रहे. तो ठीक है उस वाले श्रीधराचार्य मेथड, राइट, वो यूज करेंगे. c इक्वल्स टू माइनस बी 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a3 c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2a, राइट. तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64 में 36. ठीक है. तो इट इज इक्वल्स टू 28 for 2 root 7 right. 2 root 7 you can write 2 root 7 divided by this is 6. so moreover 2 से और क्लियर कर देंगे 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3. ये 2 पॉइंट्स आए हैं लेकिन मैं कह ही रहा था आपको बता रहा हूँ कि 4 बाय ये जो पॉजिटिव वाला है वो नहीं आएगा. 4 माइनस रूट 7 बाय 3 इज द आंसर. तो जो C एक्चुअल बनेगा दिस नंबर एंड दिस नंबर इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन द 0 to 1. तो 4 माइनस रूट 7 बाय 3 C ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस. सो गाइस दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7 जनवरी 2020 का जेई मेन में आया हुआ है. राइट. इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in x belongs to minus 7 to 0 and f dash x is less than equals to 2, right. F dash x derivative less than equals to 2 है. and for x belongs to minus 7 to 0 also f minus 7 equals to minus 3. ये इंफॉर्मेशन है. f minus 7 equals to minus 3 वैल्यू गिवन है और जो डिस्कशन इसने रखा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल रहा है एंड द रेंज ऑफ then you have to find out the range of f minus 1 plus f0. अब देखिए अगर हम LMBT की बात करते हैं, LMBT की बात करेंगे तो -7 और 0 के बीच में डिस्कशन रहता है. इस पर -7 से 0 के बीच में डिस्कशन रहता है. तो अगर मैं इसमें LMBT लगाता हूँ तो f -7 का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे f -7. तो एक बार तो हमें f0 की वैल्यू ये वाली मिलेगी आफ्टर अप्लाइंग द लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट. और फिर हमें दूसरा एक और नंबर चाहिए f -1 f0 और दोनों का जो सम है इसके लिए बोल रहा है देन रेंज ऑफ दिस नंबर. तो वो इनइक्वलिटी फॉर्म में आएगा नंबर. सो दैट वी कैन से दैट दिस नंबर इज लाइंग फ्रॉम हियर टू देयर. एक इंटरवल फॉर्म में उसको आंसर हमें करना है. ठीक है. तो पहले एक काम करते हैं कि LMBT को हम इस फॉर्मेट में लगा लेते हैं -7 से 0 के बीच में. सो f dash x since we can write the LMBT f -7
minus f0 minus 7 minus 0, right? And this is equals to f dash x, equals to f dash x, but f dash x is at any point बिटवीन -7 to 0 के बीच में होगा, राइट? लेकिन अब देखिए ये वाली जो चीज है f dash x जो दे रखा है इसने, वो दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये वाली वैल्यू जो है लेस देन 2 है, तो हम डायरेक्टली इसको इससे अटैच कर सकते हैं. वी कैन राइट द f minus 7 एज ए -3 माइनस f0 है और -7 है गाइस और लेस देन 2 है, और ये जो डिसाइड करेगा f0 की वैल्यू डिसाइड करेगा कि किस इंटरवल में जाएगी. देखिए माइनस से तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, सो f0 प्लस 3 आएगा बाय 7 आएगा एंड दिस इज लेस देन 2. यू कैन ऑल्सो राइट द f0 प्लस 3 इज लेस देन 14, ठीक है? या ये लिख सकते हो कि f0 लेस देन 11, राइट? एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई. लेकिन अभी हमें एक और चीज है, कुछ ऐसा काम करना है कि f-1 भी इंट्रोड्यूस हो जाए. तो f-1 इंट्रोड्यूस अगर करना है, क्योंकि LMVT डिस्कशन में जो आ रही है वो -7 से 0 के बीच में आ रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उसको -7 से -1 के बीच में LMVT डिस्कशन रख सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट हम ये करेंगे कि जो LMVT का डिस्कशन है -7 to -1 के बीच में रख देंगे एंड अगेन वी विल से द सेम थिंग, क्या कि f-7 माइनस f-1 अपॉन -7 -1 is equals to f dash x, और f dash x है so that is less than equals to 2, so this is less than 2, so you can do this one. सॉरी, इसमें जो है डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं. f-7 की वैल्यू -3 हो जाएगी, माइनस f-1 आ जाएगा, -7 plus 1, so the -6 is there, और यहाँ 2 आ जाएगा. वापस एक काम करो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, f-1 प्लस 3/6 हो जाता है गाइस, लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हम फिर बोल सकते हैं कि f-1, तो ये 12 माइनस 3 9, तो ये 9 से स्मॉलर हो जाएगा f-1. अब हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड दो इंफॉर्मेशन आ गई. एज यू कैन से f0 इज लेस देन इक्वल्स टू 11, और f-1 के बारे में क्या कहना, इज लेस देन इक्वल टू 9. अगर इस तरह से इनइक्वलिटी आ जाती है और तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं. सो f0 प्लस f-1 इज लेस देन इक्वल्स टू 20. सो इसी की रेंज पूछ रहा था, सो जो रेंज है वो आ जाएगी क्योंकि ये 20 से स्मॉलर है. सो f0 प्लस f-1 बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 20 के बीच में. ये आंसर आएगा. आंसर चेक कीजिए, तो 20 से स्मॉलर, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा. ठीक है गाइज, तो इस तरह से ये हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं LMVT के, बहुत इसमें कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो मैंने अपडेट किए. लेटेस्ट क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, सो दैट, और उसको मैं ये कर रहा हूँ कि जो चैनल है, चैनल में हमारे जो जितने सिस्टमेटिक चैप्टर्स में जितने पार्ट्स हैं, उसी के आगे जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा ये वाला, इसी को उसके साथ में अपडेट कर दे रहा हूँ. ठीक है ना?